पिछली बार की तुलना में सिर्फ 1.5% वोटिंग कम हुई, लेकिन बड़ा सवाल यह उठा, जो नए वोटर निकलकर कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी के साथ आए, अगर पुराने वोटर जो बीजेपी के कट्टर वोटर रहे हैं वह निकल आते तो ऐसी स्थिति ना होती जो कि एग्जिट पोल में नजर आ गया और सार्वजनिक तौर पर सबके सामने उभर गया कि दरअसल स्वयंसेवक भी घर में ही रहा। 5 अक्टूबर को हरियाणा के अंदर वोटिंग हुई है। 8 अक्टूबर को इसके रिजल्ट सामने निकल के आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी पार्टी के कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि हरियाणा के अंदर उनकी सरकार आने वाली है, लेकिन असल सच्चाई कुछ और ही सामने निकल कर आई है। दरअसल दावा ये किया जा रहा है कि हरियाणा के अंदर भाजपा के जितने भी समर्थक हैं वो वोट देने के लिए बाहर ही नहीं निकल कर आए, और किस तरह से आरएसएस अभी भी बीजेपी पार्टी को काफ़ी भारी मात्रा में बड़ी यहाँ पर चुनौतियां देता हुआ नजर आ रहा है। इस रिपोर्ट को आप लोग जरा गौर से देखिए। दोस्तों नमस्कार। नेता बचाएं या पार्टी बचाएं, नेता बचाएं या पार्टी बचाएं, सही बात। सवाल आज भी है। पहले इस सवाल पर गौर इसलिए नहीं किया गया क्योंकि नेता पार्टी को जिता रहा था और पार्टी जीत रही थी। जीतती हुई पार्टी का नेता सर आंखों पर होता है, राजनीतिक तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी। बिल्कुल। और ऐसे में एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन आरएसएस है जो ये मानकर चलती है कि राजनीति का पाठ इस देश में जरूर चला जाना चाहिए, लेकिन एक शुद्धिकरण के साथ जिसमें समाज की भागीदारी हो। लेकिन धीरे धीरे बीते 10 वर्षों में जो प्रशासन, जो शासन, जो राजनीति के तौर तरीके मोदी सत्ता ने इस देश के भीतर परोसे, उससे प्रभावित बीजेपी भी हुई। और यह सवाल धीरे धीरे उसी शक्ल में सामने तो आया कि नेता बचाएं या पार्टी बचाएं, या पार्टी लेकिन बचाएं। इस बार जिस शक्ल में आया उसमें सवाल यह है कि नेता को बचाएंगे तो पार्टी खत्म हो जाएगी, पार्टी को बचाएंगे तो नेता को बदलना होगा। राजनीतिक तौर पर यह मैसेज बीजेपी और संघ के भीतर उछलने लगा है। सामान्य तौर पर अक्सर संघ यह देखता परखता रहा कि कोई भी बीजेपी के साथ खड़ा व्यक्ति, नेता, मंत्री, सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, कोई तो कुछ कहता नहीं है क्योंकि सभी को राजनीतिक जीत चाहिए, राजनीतिक जीत चाहिए जिन सभी सवालों को संघ उठाता था वो सवाल उस राजनीतिक शोर में दफन हो जाते थे। लेकिन अब सवाल तो कुछ और हो चला है। नेता, मंत्री, सांसद, विधायक यह तो राजनीति करते हैं और यह तो अपने नेता के सामने दबे हुए रहेंगे ही, लेकिन इस देश का वोटर, इस देश का वह वोटर जो पीढ़ियों से आरएसएस के साथ है, इस देश का वह वोटर जो जनसंघ के दौर में भी सक्रिय था और बीजेपी के दौर में भी सक्रिय रहा, बीजेपी के दौर में भी सक्रिय रहा। क्या हो गया कि इस बार हरियाणा में वोट डालने के लिए वो घर से बाहर नहीं निकला। बीजेपी का पिछली सपोर्ट बार की तुलना में सिर्फ 1.5% वोटिंग कम हुई, लेकिन बड़ा सवाल यह उठा, जो नए वोटर निकलकर कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी के साथ आए, अगर पुराने वोटर जो बीजेपी के कट्टर वोटर रहे हैं वह निकल आते तो ऐसी स्थिति ना होती जो कि एग्जिट पोल में नजर आ गया। एग्जिट पोल में नजर आ गया। तौर पर सबके सामने उभर गया कि दरअसल स्वयंसेवक भी घर में ही रहा और इलाके दर इलाके, खास तौर से शहरी इलाकों में जो हालात हैं, जो परेशानी है, जो मुश्किल परिस्थितियां हैं, इनसे दो चार राजनीतिक सत्ता तो होती नहीं, लेकिन वोटर तो होता है और वोटर को उसी समाज में रहना है। और इन्हीं परिस्थितियों के भीतर अब अगला सवाल संघ के सामने यह भी आकर खड़ा हो गया, अगर हरियाणा में उसके अपने वोटर नहीं निकले, जिसे वह हिंदू वोटर के तौर पर कहने से चूकते नहीं है, हिंदू वोटर, बीजेपी हिंदू वोटर नहीं कहती है। बीजेपी तो हिंदुत्व का नाम लेकर तमाम वोटरों को साथ रखना चाहती है। और यह सवाल अब महाराष्ट्र की दिशा में अगर बढ़ गया तो महाराष्ट्र में इतनी बुरी गत हो जाएगी, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में 2 दशकों या 3 दशकों के बाद बीजेपी चुनाव मैदान में अपने बूते होगी, शिवसेना को तोड़कर अपने बूते होगी, एनसीपी को तोड़कर अपने बूते होगी और टूटी हुई शिवसेना और टूटे हुए एनसीपी को साथ लेकर चल रही होगी। यह मनोविज्ञान
वोटरों को रिझाएगा नहीं। और अगर महाराष्ट्र के भीतर स्वयंसेवक घर से नहीं निकलता है, जैसे हरियाणा में नहीं निकला, हरियाणा के भीतर गुरुग्राम का इलाका हो, फरीदाबाद का इलाका हो, यहां तक कि रोहतक का इलाका हो और सिरसा का इलाका हो, और बात अगर और आगे बढ़ाइएगा तो इस दायरे में झज्जर भी आएगा, झज्जर भी आएगा, दायरे के भीतर पानीपत भी आएगा, कुरुक्षेत्र भी आएगा। तो क्या कुरुक्षेत्र और क्या पानीपत, युद्ध की तमाम परिस्थितियां तो बीजेपी के भीतर है। और अगर वोटर इस शक्ल में बोलने लग जाए कि हम आपको वोट देंगे नहीं, और ऐसा नहीं है कि हम आपको वोट नहीं दे रहे हैं तो आपके विपक्ष में खड़े कांग्रेस को दे देंगे, जी नहीं, ऐसी परिस्थिति भी नहीं है। क्योंकि वोटरों के सामने जो कि बीजेपी के साथ हमेशा से रहा, उसके भीतर अभी भी ये सवाल है कि कांग्रेस हिंदू के खिलाफ है। बताइए, इसीलिए कांग्रेस वो हिंदू वोट के नहीं खिलाफ देंगे। है। उनके जहन में अभी भी सवाल है, क्या वाकई कर्नाटक में गणेश जी को शिक्षकों के पीछे रख दिया गया, यानी ताले लगा दिए गए, उनको वहां बंद कर दिया गया, जिन मूर्तियों को लेकर कार्यकर्ता सड़क पर उतरे थे। जिन सवालों के आश्रय आरएसएस का वोटर या बीजेपी का वोटर घूमड़ता है, उसमें कांग्रेस फिट बैठ नहीं रही, यह तो सही है। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति आ गई कि बीजेपी का अपना वोटर ही उसको साथ देने को तैयार नहीं, तब क्या होगा? यह एक ऐसा सवाल है जिस सवाल का जवाब संघ के पास नहीं है और उसे तय करना है नेता या पार्टी। और अगर नेता को लेकर वैकल्पिक परिस्थितियों को देखना है तो एक दो नहीं, 3-4 सवाल इस वक्त बीजेपी के भीतर और आरएसएस के भीतर घुमड़ने लगे हैं। इन 4 सवालों का जवाब बीजेपी के भीतर बैठे हुए वह लोग चाहते हैं जो रणनीति बनाते हैं, जो ताकत देते हैं कार्यकर्ताओं को, जो प्रोफेशनल वर्ल्ड में कहीं ना कहीं संघ से जुड़े रहे पुराने दौर में, और इस दौर में वह तकनीकी युग से जुड़े हों या फिर आंकड़ों की दुनिया में अर्थशास्त्र को संभाल रहे हों। ऐसे लोगों की भी कतार है जो जान रहे हैं कि इस देश की अर्थव्यवस्था इस देश के लोगों के अनुकूल नहीं है, सवाल सिर्फ मिडिल क्लास का नहीं है। और इन परिस्थितियों के बीच भी अगर बीजेपी यह तिलिस्म खड़ा करती चली गई कि देख लीजिए हम जीत जाएंगे, और अगर हरियाणा ने संकेत दे दिए तो फिर महाराष्ट्र के संकेत तो बीजेपी के भीतर एक ऐसा बवाल खड़ा कर देंगे जिसमें संघ को सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा कि नेता को बचाएं या पार्टी को बचाएं। नेता को बचाएं या पार्टी को बचाएं। उनके भीतर की जनता खुद ब खुद खड़ी हो जाएगी। शायद यही वो वजह है जहां पर पहली बार 4 सवाल, सुन लीजिए इन 4 सवालों को, उसके बाद बात आगे बढ़ाई जाएगी। पहला सवाल तो यही है, क्या बीजेपी के अध्यक्ष को लेकर अभी भी आरएसएस कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहा है जो नाम मोदी और शाह की टीम देगी, यानी सरकार देगी, उसी नाम पर मुहर लगा देंगे? ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। दूसरा सवाल, जिस तरीके से राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बदला गया और इस तरीके से लाया गया कि वहां के जेन्युइन उम्मीदवार जो मुख्यमंत्री बन सकते थे, अगर आप किसी को हटा रहे हैं, चाहे वो वसुंधरा राजे हो, चाहे वह शिवराज सिंह चौहान हो। मत यह भी है कि दरअसल बीजेपी के सिर्फ 3 मुख्यमंत्री ही इस दौर में फिट हैं। उसमें एक उत्तर प्रदेश है, एक असम है और तीसरा उत्तराखंड है। इसके बाद कोई मुख्यमंत्री फिट नहीं। यहां तक कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस ने भी बीजेपी का बंटाधार किया है। जिस राजनीतिक जमीन को बरसों बरस से सींचा गया, बड़ा किया गया, उसका भी बंटाधार हुआ है। तो बदलना तो इन सभी को होगा। यह दूसरा सवाल था। तीसरा सवाल था कि विकल्प क्या है आपके सामने, प्रधानमंत्री पद को लेकर कौन सा व्यक्ति है जो फिट बैठेगा। इस नाम की खोज तुरंत करनी शुरू कीजिए, अन्यथा बीजेपी अगर इस चेहरे के आश्रय चलती चली जाएगी, और इस चेहरे को लेकर तो संघ ने पहले ही बकायदा मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में लिखा कि 2024 के चुनाव से पहले लिखा कि यह चेहरा काम नहीं करेगा, तो फिर अभी तक इस चेहरे के आश्रय क्यों टिके हुए हैं? क्यों टिके हुए हैं मोदी जी के चेहरे के आश्रय? और चौथा सवाल योगी को लेकर है। योगी के उत्तर प्रदेश में होने पर कहीं ना कहीं इस देश में उन वोटरों को एक आस है कि योगी हैं, तो उन वोटरों को आस है कि वह जिस उम्मीद के आश्रय या जो बरसों बरस की मेहनत
उन्होंने जिस भी रूप में की, और जाहिर है जिस भी रूप का मतलब यह है कि जिस हिंदुत्व का बोलबाला होना चाहिए और जिस हिंदुत्व या हिंदू मुस्लिम की पराकाष्ठा में बीजेपी ने राजनीति की, उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी तो चूक गए। वो अपनी राजनीति को साधने में लग गए, खुद को बचाने में लग गए, लेकिन योगी को परेशान क्यों किया जा रहा है? और क्या योगी को वाकई परेशान किया जा रहा है यूपी के अंदर? अध्यक्ष या योगी प्रधानमंत्री इन दोनों पद में किसी पद के लिए फिट नहीं है? बताइए। प्रोफेशनल एस्पेक्ट में सवाल तो उन लोगों का है जो बाहर रहते हैं, लेकिन संघ से जिन्होंने बचपन में ट्रेनिंग पाई है। कोई भी ऐसा राज्य आप खड़ा क्यों नहीं कर पाए जिस राज्य के आश्रय कह सकते थे कि देखिए बीते 10 बरस में ये हमारा एक मॉडल है। आपने एक मॉडल गुजरात में खड़ा किया, हमने मान्यता दी, लेकिन यह मॉडल उत्तर प्रदेश में क्यों खड़ा नहीं किया गया? और उसको उस तर्ज पे क्यों नहीं? अगर उत्तर प्रदेश में जो आरएसएस की सोच है, जो बीजेपी शुरू में आई उसकी जो सोच समझ थी, उस आश्रय अगर उत्तर प्रदेश को खड़ा कर दिया जाता, क्योंकि 2017 से तो लगातार बीजेपी ही है और बहुमत के साथ खड़ी है, और वो पूरा किला ढहढहाते हुए अब दिखाई दे रहा है कि 2027 के चुनाव में लौट भी पाएगी या नहीं लौट पाएगी। लौट भी पाएगी नहीं बीजेपी पार्टी। पीछे भी दो ही वजह है, एक तो दिल्ली की सत्ता और दूसरा दिल्ली की सत्ता के जरिए जो ताना बाना योगी सरकार के लिए बुना जाता है, उनकी परेशानी को लेकर बुना जाता है और दिल्ली से परेशान किया जाता है, उसमें तो इस देश के भीतर ना कोई प्रयोगशाला बचेगी ना कोई किला बचेगा। तो क्या वाकई इस वक्त सरकार का रंग उतरने लगा है? तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर सारी बातें बताई गई हैं कि किस तरह से हरियाणा के अंदर A to Z चुनाव को लेकर आरएसएस और महाराष्ट्र को लेकर यहां पर एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि बीजेपी पार्टी जिस राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम घोषित करेगी उसी को आरएसएस स्वीकार कर लेगा, ऐसा नहीं है, बल्कि आरएसएस अपना ही आदमी चुनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आरएसएस ने कई लोगों को पूरी तरह से चुन रखा है जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर काम करेंगे। आरएसएस की अगर इस मनमानी को बीजेपी पार्टी या मोदी जी किसी भी तरह से नकारने की कोशिश करते हैं दोस्तों, तो 2027 के अंदर मोदी जी का सत्ता के अंदर वापस आना ये लगभग नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि आरएसएस के ही बूते बीजेपी पार्टी हौले हौले करके इस मकाम तक पहुंच पाई है। बाकी आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।